बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इवैल्यूएटिंग डिटर्मिनेंट बाय रॉ रिडक्शन मेथड, और इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं रॉ रिडक्शन मेथड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रॉ रिडक्शन मेथड से डिटर्मिनेंट को किस तरह इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें और फिर उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें ताकि आप इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो चलें अब लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक थ्योरम्स। बहुत सिंपल से बेसिक थ्योरम्स हैं, यानी हम रॉ रिडक्शन को अभी स्टार्ट करने से पहले, यानी डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ फाउंडेशन कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि रॉ रिडक्शन बेसिकली है क्या। तो उसकी फाउंडेशंस के लिए जो जिन चीज़ों की नीड है उन चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक थ्योरम्स देख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक से थ्योरम है और जब हम रॉ रिडक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। तो ये थ्योरम आपको ये कहता है कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए हैज़ अ रो ऑफ ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। एक बात आप और जहन में रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रॉ की बात कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पर स्लैश कर कर उसको कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पर मैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन कह रहा हूँ आप उसको कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सपोज़ करें कि ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपसे ये कहते हैं कि उसमें कोई सी एक रो जो है वो कंप्लीट ज़ीरो है, आइदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो या nth रो। तो आप याद रखें उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर होगा, यानी आपने उसके डिटर्मिनेंट को कंप्यूट नहीं करना होगा, डायरेक्ट उसका आंसर ज़ीरो लिखना होगा। सेकंड आपको ये बताया गया है कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। कि जब हम रॉ रिडक्शन अप्लाई कर रहे होंगे और क्यों अप्लाई कर रहे होंगे, ये सारी बातें आज की हम वीडियो में करने वाले हैं, तो उसमें इस बाज़ इस ट्रांसपोज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें तो उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और इस थ्योरम को एक्चुअली प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल अपने लिए सपोज कर लेते हैं। वो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 की, टाइम को सेव करने के लिए। सपोज़ ये मैट्रिक्स होगी आपके पास -1 1 2 एंड फॉर एग्जांपल 3। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स मैंने ले ली है और मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करने वाला हूँ। अब फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए सपोज बल्कि मुझे फर्स्ट थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो मैं इसको 0 0 ले लेता हूँ। ठीक है जी। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी जो फर्स्ट रॉ है वो 0 के इक्वल है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ऑब्वियसली मैं इसको अगर R1 से एक्सपेंड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 एंड 0, इसके लिए जो भी माइनर बनकर आएंगे उसका आंसर 0 के बराबर होगा। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड को प्रूव करने के लिए आप सपोज कर लें कि मैं एक मैट्रिक्स असाइन कर रहा हूँ दिस 2 एंड 3, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल, और पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मैं निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन माइनस टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -3 -2 इज़ इक्वल टू -5। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा -5। अब ज़रा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम इसी मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज लेते हैं। हमने ए ट्रांसपोज ले ली। ट्रांसपोज में आप या तो रॉ को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को रॉ बना रहे होते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये जो आपके पास रॉ है इसको आप कॉलम वाइज लिख दीजिए। ये इक्वल होगा -1 एंड 1 2 एंड 3। और अब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ए ट्रांसपोज जो है वो आपके पास इक्वल आएगा, क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन, और ये आपके पास बन जाएगा माइनस टाइम -2 मल्टीप्लाई बाय 1। और अगर आप नोट करें तो इसका भी जो आंसर है वो -3 एंड -2 विच इज़ इक्वल्स टू -5 आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने एक तरह से प्रूव कर ली कि, और हम इसको बिल्कुल याद रखने वाले हैं कि जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट की कोई एक रॉ या एक कॉलम 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 के इक्वल होगा। और अगर आप डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं या उसको ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दोनों से रिजल्ट एक ही जैसा आएगा। ठीक है जी। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये दो बहुत बेसिक थ्योरम थे, इनको आपने याद रखना है।
दूसरी हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं फॉर डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है जी। अब हमने एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस देखी थी मैट्रिसेस के लिए जब हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। अब हम ये यहाँ पर बात करें डिटर्मिनेंट की। छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर, तो उस डिफरेंस को आपने पहचानना है कि क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि अगेन यहाँ पर n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, यानी ये जो बातें होती हैं सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि इफ़ B इज़ द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट्स व्हेन a single row is multiplied by the scalar k, then determinant of B is equal to k times of determinant of A। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो आपसे कहते हैं कि आपके पास एक A मैट्रिक्स गिवन है और उस A मैट्रिक्स की किसी एक रॉ को आप किसी स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप उसको किसी एक रॉ से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो उधर मल्टीप्लाई होने के बाद एक नई मैट्रिक्स बन जाती है, उसका नाम हम कह रहे हैं बी मैट्रिक्स है। फिर वो आपसे ये कहते हैं कि अगर बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर होती है। ठीक है जी। तो वो यही बात आपसे कह रहे हैं कि इफ़ बी इज़ द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट्स व्हेन अ सिंगल रॉ इज़ मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर के। तो जो बी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, जैसे ये कह रहे हैं कि ए जो है वो आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है जी। फिर वो आपसे कहते हैं कि इफ़ b इज़ द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट व्हेन अ सिंगल रॉ इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, कि अगर किसी सिंगल रॉ को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपके पास क्या बन जाती है, एक बी मैट्रिक्स बन जाती है। और फिर आप जब उसका डिटर्मिनेंट लें और ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर कर आप उसका डिटर्मिनेंट चेक करें तो वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है। इन शॉर्ट ये कि याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब आप मैट्रिक्स की बात करते थे और किसी स्केलर को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के हर मेंबर से मल्टीप्लाई होता था। जबकि डिटर्मिनेंट के लिए जब आप किसी स्केलर नंबर को किसी डिटर्मिनेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली वो किसी डिटर्मिनेंट से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि उसकी किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी है, थोड़ी देर बाद हम इसको प्रूव करके देखेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ़ B इज़ द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट व्हेन द रॉज आर इंटरचेंज। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और अगर आप उस ए मैट्रिक्स के अंदर आप उसकी रॉस को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ए मैट्रिक्स की रॉस को इंटरचेंज करने के बाद सपोज कीजिए कि आप एक बी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। अब याद रखें कि जब आप बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के माइनस टाइम रिजल्ट देगा। इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूव करते हैं। इन शॉर्ट ये कि जब दो रॉस को इंटरचेंज किया जाता है, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप इंटरचेंज करें तब भी माइनस आएगा, सेकंड और थर्ड को अगर आप इंटरचेंज करें तब भी माइनस आएगा, या थर्ड और फर्स्ट को इंटरचेंज करें तब भी आप माइनस की साइन लगाएंगे। जब भी दो रॉस को इंटरचेंज किया जाता है तो हमेशा एक माइनस की साइन आती है। थोड़ी देर बाद हम इसको भी प्रूव करके देखते हैं। और तीसरी और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि इफ़ B इज़ द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट व्हेन अ मल्टीपल ऑफ वन रॉ ऑफ A is added to another, then determinant of B is equal to determinant of A। वो आपसे ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो A मैट्रिक्स गिवन है, उस A मैट्रिक्स की किसी एक रॉ को आप किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको जो है वो आप सेकंड रॉ के अंदर ऐड कर देते हैं। यानी ये बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टी है जैसे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में अप्लाई होती थी। यानी इस प्रॉपर्टी में और डिटर्मिनेंट के लिए इस प्रॉपर्टी में और मैट्रिसेस के लिए बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आप करते कि 3 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2, तो आपने क्या किया है कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और R2 के अंदर आपने इसको ऐड कर दिया। तो यूँ समझ लें कि इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद आपको एक बी मैट्रिक्स मिलती है। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जब आप बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं और ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमेशा बराबर आता है। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट ये कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एज इट इज़ वही प्रॉपर्टी है जो हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में अप्लाई किया करते थे। तो ये 3 बेसिक्स प्रॉपर्टी हैं, ये कैसे काम करती हैं इनको हम ज़रा सीखते हैं और डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट -1 के इक्वल था। तो इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, तो आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना आ जाएगा। फिलहाल इसका आंसर -1 था, हम इसको एज इट इज़ यूटिलाइज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये बताती है, पहले मैं इसको इन जनरल लिखता हूँ फिर उसके बाद।
फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख कर दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स है, मैं 3x3 की आपके लिए फॉर्म करता हूँ। पहले ज़रा इस प्रॉपर्टी को इन जनरल लिखते हैं और फिर इस प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है जी। अब आप क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स के सपोज़ कीजिए कि हम R1 को जो है वो K से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं आपको। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर K टाइम्स ऑफ फॉर एग्जांपल R1 करने वाले हैं। K टाइम्स ऑफ R1 करने के बाद एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, ऑफ कोर्स एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैं ज़रा अपने लिए थोड़ा सा टाइम को सेव करता हूँ और इसी की एक कॉपी मैट्रिक्स बना लेता हूँ और इसको यहाँ प्लेस करके इसको चेंज कर दूँगा। आप चाहें तो अपने लिए दोबारा इसको लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपके पास एक नई मैट्रिक्स बनकर आएगी उसके मेंबर्स में क्या होगा कि इस R1 की जगह यहाँ पर K और K लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, क्या ये पॉइंट आपके समझ आ गया है? बहुत आसान सी बात है कि K टाइम्स ऑफ R1 का मतलब है अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैट्रिक्स अगर आपके पास ये है तो पहला तो काम ये करना है कि आपने डिटर्मिनेंट्स की साइन लिखनी है। क्योंकि देखें, अगर आप मैट्रिक्स की साइन लिखेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो K नंबर है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो पहली चीज़ ये कि आप इसको डिटर्मिनेंट की साइन में लिखिए। हमारी ये कॉमन मिस्टेक है, हम छोटी सी मिस्टेक इस तरह की कर जाते हैं अक्सर, तो आप इसमें ना करें, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो पहला तो ये कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन इसको डिटर्मिनेंट में लिखें, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये डिटर्मिनेंट के लिए है। सपोज़ अगर मैं मैट्रिक्स की साइन बनाए रखूँगा तो इसका मतलब है कि K R1 फिर नहीं होगा, K टाइम्स जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कंप्लीट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये काम किया है। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स थी, ये आपके पास दूसरी मैट्रिक्स आ गई। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स में चेंज कैसे किया हमने, K टाइम से मल्टीप्लाई कर। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं कैलकुलेट करूँगा, क्या कैलकुलेट करूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ B कैलकुलेट करूँगा। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ B का जो भी रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा आपके, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ से अगर हम निकालें, यहाँ से हम क्या निकालें, यहाँ से हम निकालेंगे बेसिकली आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ B आपके पास कंप्यूट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ B K टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होना चाहिए एज पर प्रॉपर्टी। ठीक है जी। वैसे तो ये बात इससे समझ आ रही है, लेकिन हम इसी चीज़ को अपने लिए एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है जी। तो ये काम होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसका हमें डिटर्मिनेंट पहले से मालूम है और अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम यहाँ पर एक अपने लिए थोड़ी सेपरेट लाइन बना लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने इस लाइन के अंदर काम करना है। अब आपने बहुत ध्यान से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसका हमने डिटर्मिनेंट तो पहले से लिया हुआ है। अब मैं ये करने वाला हूँ, सपोज़ कि R1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये मैं एक्चुअली 2R1 कर रहा हूँ। तो 2R1 कर मैंने इस मैट्रिक्स से एक नई मैट्रिक्स बना ली है और वो मैट्रिक्स आपकी क्या बन गई जी, वो एक जल्दी से हम एक ज़रा जल्दी से मैट्रिक्स सेट कर लेते हैं। ये हमने एक, अगेन आप इससे मैट्रिक्स नहीं लिखिएगा, आप इससे डिटर्मिनेंट लिखिएगा। तो एक नहीं, हमने इस तरह डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो ये अक्सर मैं भी मिस्टेक कर जाता हूँ। तो आपने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये रिज़ल्ट इक्वल हो जाएगा आपके पास 6, सॉरी ये रिज़ल्ट इक्वल हो जाएगा 6, ये रिज़ल्ट इक्वल होगा 2 एंड 0 और बाकी रिजल्ट्स एज इट इज़ रहेंगे -2, -4, 3, 5, 4 एंड -2। अब मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ B कंप्यूट करूं तो ज़रा चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हम इसमें माइनर को फैक्टर ही लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 6 के लिए अगर मैं देखूंगा इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस रो और इस कॉलम को अगर आप छोड़ दें तो -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास 8 और फिर -4 3 12 एंड देन जब आप इसको लिखेंगे सेकंड के साथ -2 आता है, -2 के अगर आप लिखेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा +4 और माइनस, और फिर उसके बाद 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर बन जाएगा -15। ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी बात। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या होगा।
तो ज़रा हम जल्दी से फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। जी जनाब, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ पर 8 माइनस ये -4 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो -24 बन जाएगा ये रिज़ल्ट। और फिर उसके बाद जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 15, यहाँ पर आ जाएगा -11 मल्टीप्लाई बाय -2 और ये बन जाएगा प्लस का 22। तो अगर आप नोट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट बन जाएगा -2। और अगर आप -2 को किस तरीक़े से लिखना चाहें, सपोज़ अगर मैं 2 को अलग कर लूँ और मैं इसको -1 को अलग कर लूँ, तो आप ये पहले देख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या है? -1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास इक्वल हो गया 2 टाइम्स ऑफ -1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर आप नोट करें तो ये वाली जो प्रॉपर्टी आपने लिखी थी, ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर ली। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी आप नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी रॉ से या किसी कॉलम से, वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है उससे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, तो आप नोट करें ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से इसी प्रॉब्लम को हम लेकर चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ और आपको बताते हैं कि ये सेकंड प्रॉपर्टी किस तरह वर्क करती है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर जो सेकंड प्रॉपर्टी है जिसमें बात होती है इंटरचेंज की। ठीक है जी, तो अब आप सपोज़ करें कि जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी तरीके से अब मैं एक सेकंड प्रॉपर्टी आपके लिए लिख रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास ए है, सॉरी जो डिटर्मिनेंट आपके पास ए है, सपोज़ ये बन गई आपकी डिटर्मिनेंट। जल्दी से इसको रीराइट कर लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे हो जाएं। ये बन जाएगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है जी, और आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो जब भी हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा ऑफ कोर्स। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम फर्स्ट 2 रॉस को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब अच्छा, ये रॉ कोई भी हो सकती हैं, फर्स्ट 2 रॉ कोई भी हो सकती हैं, 1 2 हो सकती हैं, 2 3 हो सकती हैं, 1 3 हो सकती हैं, कोई भी 2 रॉज हो सकती हैं। सपोज़ करो कि हम यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज हम किसको कर रहे हैं? R1 टू R2। ठीक है जी, तो इंटरचेंज की हम ये वाली साइन लगाते हैं, इसमें R1 R2 हो सकता है या R2 R1 बन सकता है। तो इसका मतलब है कि इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक नई डिटर्मिनेंट बनकर आई है। तो ये मेरे पास एक नई डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई है यहाँ पर, और क्या बनेगी वो? ये बन जाएगी A21, A22, A23 और ये बन जाएगी A11, A12, A13 और R1 तो R3 तो एज इट इज़ है, 31, A32, A33। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब मैं फाइंड आउट करूँगा, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसका रिजल्ट निकलेगा -9। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब ये है कि जो थर्ड प्रॉपर्टी हाँ जी, जो अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो उसका रिजल्ट होगा -टाइम, यानी इसका मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है ये आपके पास इक्वल हो जाएगा -टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। चलिए इसी एग्जांपल को हम अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। ये वही प्रॉब्लम है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी। इस प्रॉब्लम का जो डिटर्मिनेंट है वो -1 के इक्वल है। अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हम इंटरचेंज करने वाले हैं किसको? R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब हम R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं तो एक हमारे पास नई मैट्रिक्स जनरेट होगी। हम सपोज़ करें कि उस मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अगेन मैं आपसे कहूँगा कि हमने डिटर्मिनेंट की बात करनी है तो मैट्रिक्स हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये हटा दें इसको आप ऐसे। अब यहाँ क्या डिटर्मिनेंट क्या आपने इंटरचेंज किया, तो ये हो गया -2, -4, 3, 3, 1 एंड 0 और ये बन जाएगा 5, 4 एंड -2। ठीक है जी, तो ये आपने क्या करा कि इन दोनों रॉज को इंटरचेंज कर दिया। चलें अब इसका डिटर्मिनेंट लेकर चेक करते हैं। तो अब हम चेक करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी।
डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास इक्वल होगा, सपोज़ इसको मैं R1 से एक्सपेंड कर लेता हूँ, या चले R1 से ही एक्सपेंड कर लेते हैं, मेरा फेवरेट R1 ही है। तो जब आप R1 से एक्सपेंड करते हैं तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, तो -2 से सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना होगा, -2 -0, तो ये बन जाएगा आपके पास -2। सेकंड वाले नंबर के साथ माइनस आता है तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा ये। फिर आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, इसका रिज़ल्ट होगा आपके पास -6, और अगेन 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और आखिरी जो नंबर होगा वो होगा 3। 3 के लिए जब आप इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और -5 1 5 आ जाएगा ये। और फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है आपका आंसर 4, और ये हो जाएगा -24 और 15, 12 -5 जब आप करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 7, और 7 3 21 प्लस 21। तो अब आप बताएं कि क्या फ़ाइनल आंसर होगा। बहुत सिंपल है, ये बन जाएगा 4 - 3, और 4 - 3 का आंसर हो जाएगा एक्चुअली 1। तो अगर आप नोट करें तो ये आंसर आ गया 1, जबकि इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर -1 था। तो यहाँ पर क्या हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल हो गया। सपोज़ अगर यहाँ से हम माइनस अलग कर लें तो अगेन ये हो जाएगा 1, तो हम इसको ले सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर आप नोट करें तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है, ठीक है जी। तो ये किसी भी रॉस की आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर हम क्लास में ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि इनफैक्ट कन्फ्यूजन हो नहीं रही थी, मैंने थोड़ी सी क्लास में ये कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट की थी ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचें। मिसाल के तौर पर अगर आप, वो बात भी मैं आपको यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन ये रेज़ हुआ था कि अगर हम R1 और R3 को इंटरचेंज करें तो बिल्कुल कर लें, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी सेटिंग मैं आपको बताऊँ। मिसाल के तौर पर ये आपका R1 है, या आप R2 है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये R3 है। तो क्लास में ये बात हो रही थी, इसमें डबल जंपिंग से रिलेटेड कोई हमारा एक इशू जनरेट हो रहा था, तो कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ मेरा ही है, मैंने ही आपको सोचने के लिए कहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर R2 इस प्लेस पे हो जाएगा, R1 यहाँ मूव हो जाएगा, और यहाँ R3 आपका एज इट इज़ रहेगा, और एक नेगेटिव साइन जनरेट होगी। फिर अगर आप इन दोनों को मूव करते हैं फिर क्या होगा, एक नेगेटिव साइन तो आपकी ऑलरेडी मौजूद है, एक और नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगी। अब ये बन जाएगा R2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ R3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा R1, ठीक है जी। लेकिन हमें करना क्या है कि R1 की प्लेस पर R3 को लाना है, और R3 की प्लेस पर R1 को लेकर आना है। तो कॉमन सी बात यहाँ पर यह है कि मज़ीद आपको इन दोनों को भी इंटरचेंज करना होगा। तो जब आप इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो 2 माइनस तो आपके पास पहले से लगे हुए हैं, एक और माइनस आ जाएगा, एक और माइनस जनरेट हो जाएगा, जो क्या करेगा, इन दोनों को वापस इंटरचेंज करेगा। तो जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये R3, यहाँ पर R2, यहाँ पर R2, और ये R1 बन जाएगा, और फाइनल जो इसका रिज़ल्ट है वो जनरेट होगा नेगेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो 3 टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ये सिर्फ आपको सोचने के लिए, आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए काम किया गया था, कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने R1 को R3 बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल वेरिएशन है, तो यहाँ पर आंसर माइनस ही जनरेट होगा, ठीक है जी। तो इसमें कोई मसला नहीं, चेक कर लेते हैं जी। हम क्या करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं किसको, इंटरचेंज करने वाले हैं किसको, R1 टू R3 को। तो लॉजिक आप समझ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। आप किसी भी कोई भी सिंगल ऑपरेशन, हाँ अगर आप डबल ऑपरेशन करते हैं, पहले इसको इसमें चेंज करते हैं फिर इसको इधर चेंज करते हैं, तो ऑफ कोर्स जितनी टाइम्स आप स्विचेस करेंगे, जितनी टाइम स्वाइप करेंगे आप रॉस को, उतनी टाइम आपने माइनस ऐड करना होगा। अब R1 और R3 ये सिंगल टाइम स्वाइपिंग हो रही है, तो सिंगल टाइम स्वाइपिंग जब भी होगी आपके पास किसी भी रॉ के लिए होगी, एक ही माइनस जनरेट होगा। मिसाल के तौर पर हमने अपनी एक बी डिटर्मिनेंट यहाँ पर फॉर्म कर ली, हमने यहाँ पर अपनी एक बी डिटर्मिनेंट बना ली। अब वो डिटर्मिनेंट क्या बनी है आपकी, तो देखिए, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप ऐसे भी पहुँच सकते हो आंसर, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने के लिए करना था। देखिए जी, मैंने यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर -2 लिखा है, और ये रिज़ल्ट -2 -4 और 3 तो एज इट इज़ है। यहाँ पर ये बन गया 3 1 एंड 0। और सपोज़ अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करनी है,
तो चलें हम इसको R1 से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम 5 चूज़ करते हैं। इस रो और इस कॉलम को अगर एलिमिनेट कर दें तो ये रिज़ल्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पर आंसर -3 हो जाएगा, विच इज़ -3। अब आप -4 से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, -4 से इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, ये रिज़ल्ट 0 हो जाएगा और ये -9 बन जाएगा, दिस इज़ -9। और आखिरी नंबर के साथ प्लस होता है तो ये -2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो ये रिज़ल्ट होगा आपके पास क्या, -2, और ये रिज़ल्ट बन जाएगा प्लस टाइम ऑफ 12। ठीक है जी। तो इसमें मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ तो अब मज़ीद नहीं बता रहा हूँ आपको ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर हो जाएगा माइनस का 15, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36, और फिर आपके पास जो रिज़ल्ट है आखिरी वाला वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 10, और 10 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये बन जाएगा -20। इन वैल्यूज़ को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यानी आप लिखेंगे -15, चेक करते हैं हम इसको, दिस इज़ -15 प्लस 36 एंड -20। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आपको पास 1 आना ही 1 ही आना चाहिए। अब अगर आप नोट करें तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का रिज़ल्ट है वो हो गया 1, जबकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट है -1। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों का रिलेशन अब आपकी समझ आ गया होगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इस वाली जो जी आप इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन बना सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सोचने को देता हूँ। तो जैसे कि ये मैंने स्क्रीन को स्क्रॉल कर कभी आपको दिखा दिया है, क्या होगा इनका रिलेशन, ऑफ कोर्स कि हम ये लिख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है आपके पास, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, नोट कर रहे हैं यहाँ पर, ये अगर इस माइनस को हटाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये बी का जो डिटर्मिनेंट है ये माइनस टाइम, यानी आप यूँ समझे कि माइनस को एज इट इज़ रखें और ये 1 की जगह आपने डिटर्मिनेंट ऑफ बी डाल दिया आपने। ठीक है जी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप नोट करें तो आंसर आपका एक ही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यानी सोचने के लिए आपको बताएगी। तो आपने यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप जब भी किसी दो रॉस को इंटरचेंज करेंगे, कोई से भी हो सकती हैं, यानी सिंगल स्वाइपिंग में हमेशा माइनस की साइन आएगी, सिंगल स्वाइपिंग में हमेशा माइनस की साइन आएगी। ठीक है जी, तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी देख ली। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी का, उसको भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं। थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि फॉर एग्जांपल आप ये कर रहे हैं कि आप जल्दी से एक अपनी ए डिटर्मिनेंट बना लें। ये हमने ए डिटर्मिनेंट फॉर्म कर ली, यहाँ पर ये आ गई हमारी ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, और इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि आप जो है वो किसी नंबर को किसी रॉ से किसी रॉ को अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, सपोज़ करें कि मैं करने वाला हूँ यहाँ पर क्या, के टाइम्स में करने वाला हूँ R2 और उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ R1 में, जैसे कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में अप्लाई किया करते थे, यानी इसको हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको R1 में ऐड कर देते हैं। R1 एंड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब चेंज R1 में आएगा, और उससे हम एक नई मैट्रिक्स, नई डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। और सपोज़ कीजिए कि वो ये डिटर्मिनेंट जो आपकी बनेगी वो मैं थोड़ी सी इस तरह बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से आपने समझना है। क्या हो जाएगी वो डिटर्मिनेंट, वो A11 तो एज इट इज़ रहेगा और ये बन जाएगा के टाइम्स ऑफ क्या, A21। इसी तरीके से A12 आपका एज इट इज़ होगा, आई थिंक ये स्पेस हमें और चाहिए होगी, हम बाद में लिखते हैं इसको, A12, और ये बन जाएगा आपके पास के टाइम्स ऑफ A22। और इसी तरीके से थर्ड जो है आपके पास A13, और ये इक्वल हो जाएगा के टाइम्स ऑफ A23। इसके अलावा A21 एज इट इज़ हैं, A22 एज इट इज़ हैं, A23 भी एज इट इज़ रहेगा, A31 भी एज इट इज़ होगा, A32 भी एज इट इज़ होगा, और A33 भी एज इट इज़ होगा। राइट, तो फिर आपसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है कि अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं और आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। तो इस रिज़ल्ट को हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एक अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वाकई इस तरह का कोई काम हमारे लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को चूज़ कर लेते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
और ये हम प्रॉब्लम यहाँ पर आकर अपने लिए पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये हमने इसको पेस्ट कर ली, ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस प्रॉब्लम के ऊपर, अगेन मैं सपोज़ कीजिए कि इस प्रॉब्लम में मैं करने वाला हूँ कि सपोज़ 2 टाइम्स ऑफ R2 में ऐड करने वाला हूँ क्या R1, और अपनी एक नई डिटर्मिनेंट बनाते हैं B। ठीक है जी, तो ये हमने एक नई डिटर्मिनेंट फॉर्म कर ली, ऐसे कर कर ये हमारी एक नई डिटर्मिनेंट बन गई। चले जी, ज़रा बताइए ये इस ऑपरेशन को कैसे लगाया गया है। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपके पास -4 प्लस 3 -1, फिर इसको जब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -8 प्लस 1, ये रिज़ल्ट होगा आपके पास -7। इसी तरीके से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये 6 प्लस 0, आंसर आ जाएगा 6। इसके अलावा -2 -4 3 एज इट इज़ हैं, एंड 5 4 एंड -2 एज इट इज़ है। अच्छा जी, ज़रा अब इसका डिटर्मिनेंट लेकर देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या बना आपके पास। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b आपके पास जब आप -1 को चूज़ करेंगे तो ये -1 को आपने चूज़ किया, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -4, आंसर हो जाएगा +8, एंड -4 3 ज़ा 12। फिर आप माइनस फार्मूले का और -7 है तो इसे हम लिखेंगे +7। +7 जहाँ से एंट्री लेते हैं आप इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दें, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर बन जाएगा +4, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 15, और इसी तरीके से जब हम +6 के लिए काम करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा -8, और आखिरी वाला नंबर हो जाएगा माइनस, पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 20, ये आ जाएगा आपके पास 20। अब फाइनली हमने करना ये है कि इनको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जी, ये हो जाएगा 8 माइनस 12, तो यहाँ पर होगा -4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 4 माइनस 15 है, तो 4 माइनस 15 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 15 तो ये बनेगा -11, और उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो इसका आंसर होगा जी 11 को आप मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो 77 होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 77। ठीक है जी, इसी तरीके से जब आप 8 में से 20 माइनस करेंगे, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर 12 हो जाएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 6 के साथ तो आपका आंसर आएगा प्लस का जी 72। तो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आप 4 में से माइनस कर दें 77 और उसमें प्लस कर दें 72, तो फाइनल आपके पास जो आंसर बनकर आएगा वो आंसर बनकर आएगा आपके पास -1। तो आपने चेक किया कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो बराबर आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। तो अब आपने इस बात को जहन में रखना है कि जब कभी कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी किसी नॉन ज़ीरो नंबर से किसी रॉ को मल्टीप्लाई किया जाए और उसको दूसरी रॉ के अंदर ऐड किया जाए, तो ये ऑपरेशन या ये थ्योरम बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के लिए होता है, यानी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम रहेगी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो बेसिकली ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ज़रा जल्दी से इन प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल कर लेते हैं और इन थ्योरम्स को भी रिकॉल कर लेते हैं। थ्योरम्स आपको ये कहता है कि अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का और डिटर्मिनेंट ओरिजिनल का इक्वल होगा। पहला पार्ट ये कहता है कि अगर कोई भी रॉ और कॉलम ज़ीरो होगा तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन ये कहते हैं कि अगर आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर से किसी रॉ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट k टाइम्स हो जाएगा, यानी वो उस नंबर टाइम उस नॉन ज़ीरो नंबर टाइम्स हो जाएगा। अगर आप दो रॉस को इंटरचेंज करते हैं तो वो माइनस बाहर आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप जो है वो कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन किसी रॉ पर अप्लाई करते हैं, यानी किसी नॉन ज़ीरो नंबर टाइम किसी रॉ को दूसरी रॉ के साथ अगर आप ऐड करते हैं तो इनकी डिटर्मिनेंट बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, इसी के साथ एक छोटी सी बात आपके लिए और है, यानी इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और ये रो रिडक्शन में किस तरह काम आता है, ये हमारे ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी डिस्कशन मैं आपके साथ और अभी करता जाऊँ, वो भी एक थ्योरम है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं।
मुझे पता है कि वीडियो की लेंथ तो बढ़ गई है, लेकिन चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी के साथ, तो हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक आखिरी थ्योरम है आज के लेक्चर के लिए। वो थ्योरम आपको ये बताता है, मैं इस थ्योरम को फॉर्मली नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ और फिर मैं आपको ये थ्योरम बताता हूँ। तो इस थ्योरम में हम बात कर रहे हैं किसकी, एलिमेंट्री मैट्रिसेस की। तो पहला तो काम मैं ये करता हूँ कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस आपके लिए बनाता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो जल्दी से हम इन 3 एग्जांपल्स की जो मैं लिख रहा हूँ उनकी बात कर लेते हैं। ये मैंने 2 बना ली हैं, एक और स्ट्रक्चर मैं पहले बना लूँ। ये मैंने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। अब मैं पहले इधर मैट्रिसेस लिख लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ। 1 0 0 0 और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0 3 0 0 0 1 सॉरी 0 0 1 0 और 0 0 0 1। अच्छा जी, एक तो हमने एक ये मैट्रिक्स लिखी है। दूसरी यहाँ पर 0 0 0 1, फिर हम लिखा है कि यहाँ पर 0 1 0 0 और 0 0 1 0 एंड देन 0 1 0 0 0। मैं आपको भी डिटेल बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। 1 0 0 7, फिर 0 1 0 0 और फिर इसके अलावा 0 0 1 0 एंड देन 0 0 0 1, राइट। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये थ्योरम क्या बताता है। ये थ्योरम आपको बताता है डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होता है, मेरे आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख भी सकते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस का मतलब है कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर सिंगल एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करें तो उससे जो मैट्रिक्स जनरेट होती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर भी डिफरेंट एलिमेंट्री मैट्रिसेस मैंने लिखी हैं। सपोज़ ये अच्छा, अब चूँकि बात डिटर्मिनेंट की हो रही थी तो इसलिए मैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस को इग्नोर नहीं कर सकता। तो सपोज़ कीजिए कि ये एक 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इनिशियली 1 0 0 0 1 0, और इस पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है मैंने 3 बेसिक ऑपरेशंस आपको पढ़ाई हैं और उस ऑपरेशन में मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये एक्चुअली 0 1 0 0 होगा बेसिकली। मैंने यहाँ पर जो ऑपरेशन अप्लाई की है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई की है। यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको क्या कहती है कि मैंने यहाँ पर जो है वो क्या किया होगा, आप बखूबी ये समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ R2 किया होगा। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली 3 टाइम्स, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको ये कहती है कि आप किसी रॉ या किसी कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर मैं ज़रा इस पर चलता हूँ, फिर साथ में इसका कंक्लूजन आपको बताऊँगा। अब सपोज़ यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर सेकेंड आप उसकी बात करें तो अगर आप बल्कि आप इसकी बात करें, सपोज़ इस वाली में मैंने क्या किया है, तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर जी, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर रॉस को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है जी, यहाँ पर रॉस को इंटरचेंज किया गया है। सपोज़ अगर इसको 1 इधर लिखते हैं और इसको इधर लिख दें, यानी यहाँ पर R1 और R4 को जो है वो आपने इंटरचेंज किया है। ठीक है जी। तो फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो आपने एक मिनट, मुझे एक चीज़ ज़रा देख कंफर्म कर लेनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने जो है वो इंटरचेंज किया है किन दोनों रॉस को, यानी R1 को आपने R4 के साथ। ऐसे ही कैसे इंटरचेंज किया है कि सपोज़ इनिशियली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने इस ऑपरेशन को अप्लाई किया, R1 और R4 को इंटरचेंज कर दिया। यानी इन शॉर्ट ये कि ये प्रॉपर्टी नंबर 2 आपने लगा दी है। मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्या क्या आप ये और अच्छा समझ सकें। ये जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा है ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ये आपके पास थी प्रॉपर्टी नंबर 2 या थ्योरम नंबर 2। और यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर लास्ट रॉ को आपने 7 टाइम्स किया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने यहाँ पर 7 टाइम्स ऑफ R4 किया और फिर उसके बाद उसको R1 में ऐड कर दिया। यानी यहाँ पर मैंने अप्लाई की है प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी
नंबर 3। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस, यानी इनिशियली ये सब एलिमेंट्री मैट्रिसेस यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, उसके ऊपर सिंगल टाइम आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपके पास ये जो है वो एलिमेंट्री मैट्रिसेस बन गई। और ये जो ऑपरेशंस मैंने अप्लाई की हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई की हैं जिस तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिटर्मिनेंट के लिए आपको प्रॉपर्टी समझाई हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप मुझे बताएं कि इनका रिज़ल्ट क्या होगा। देखिए जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ऊपर मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो याद रखने कि जो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है वही इसका डिटर्मिनेंट होता है। तो ये हो जाएगा 3, इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर इसकी बात करें, यहाँ पर इंटरचेंज तो हमने कर दिया है, बट अगर हम यहाँ पर देखें और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो किस वैल्यू के इक्वल होगा इंटरचेंज करने के बाद, तो आप क्या मुझे बाय इन्वेस्टिगेशन आप सोच कर बता सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर ये है कि सपोज़ अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स होती, अगर ये डायगोनल होती तो हम डायगोनल का प्रोडक्ट कर लेते हैं। डायगोनल के लिए इन नंबर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है, या तो इसे हम कहते हैं कि इसे अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए था। ठीक है जी, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती तब भी हमारी बात यहाँ पर ठीक होती। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये लगा दूँ कि अगर फर्स्ट और लास्ट जो रॉ है इसको वापस से मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं R1 को R4 बना सकता हूँ तो वापस R4 को R1 बना सकता हूँ, तो ये वापस इस पोजीशन पर आ जाएगी और ये वापस इस पोजीशन पर आ जाएगी। राइट। तो जब हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज करते हैं तो पहली बात यह है कि एक तो माइनस की साइन लग जाती है, और दूसरी बात यह कि इंटरचेंज करने पर ये रिजल्ट 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी डायगोनली सारे एलिमेंट 1 हो जाएंगे, तो टेक्निकली इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है जी, बहुत ध्यान से आपने इस चीज़ को देखा है। अच्छा, ये जो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई की है ये 7R4 + R2 से अप्लाई की है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, ये बहुत आसान है। अगर आप नोट करें तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके लोअर डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला नंबर नॉन ज़ीरो है। तो आप याद रखें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें, क्योंकि हमारे पास डायगोनल मौजूद हैं और डायगोनल के नीचे वाले सारे नंबर्स मौजूद हैं 0। तो ये आपके पास जो है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट निकल आएगा। ठीक है जी। थोड़ा सा और मैं इसको ये 3 जो है ये एक्चुअली इसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी। तो बाय इंस्पेक्शन हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। कंक्लूड करना चाहूँ तो सिंपली ये कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी के ऊपर सिंगल टाइम कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई की गई है, कोई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की आपने अप्लाई की है, तो अगर आप नोट करें तो अगर आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है और स्केलर वाली यानी स्केलर टाइम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वही स्केलर नंबर्स का रिजल्ट होता है। और सपोज़ अगर आप जो है उस एलिमेंट्री के ऊपर नॉन ज़ीरो नंबर टाइम्स एडिशन वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो हमेशा इसका रिजल्ट 1 के बराबर होगा, याद रखना है। और इसी तरीके से जब आप जो है इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी लगाकर आप कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स को चेंज करते हैं तो याद रखें उसका आंसर हमेशा -1 टाइम होगा। ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्ट आंसर्स हैं जिनको हम आगे चलकर यूज़ करेंगे और बहुत काम की चीज़ होगी ये हमारे लिए। और एक आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, वो भी एक थ्योरम है हमारे पास। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रॉ रिडक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ये आखिरी बात है, और वो आखिरी बात आपके पास ये है कि सपोज़ कीजिए कि ये भी एक थ्योरम है आपके पास, और इस थ्योरम में फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रॉज हों या प्रोपोर्शनल कॉलम्स हों, प्रोपोर्शनल रॉस और कॉलम्स, आपके पास प्रोपोर्शनल रॉज हो या प्रोपोर्शनल कॉलम्स हो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास 2 रॉज जो हैं वो एक दूसरे का मल्टीपल हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने फ़ौरन से लिख देता हूँ, क्योंकि जल्दी से एक मैट्रिक्स 2-3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने दे देता हूँ और आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ इस चीज़ को, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा सा हो जाए, क्लियर हो जाए सारी चीज़ें आपकी। जी, ये जल्दी से मैंने अपनी मैट्रिक्स बना ली है और इसमें जल्दी से मैं अपने मेंबर्स को पुट कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, सपोज़ कीजिए कि एक नंबर है -1 and 4
और ये नंबर है -2 and 8। तो अगर आप नोट करें तो R1 और R2 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी अगर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट सेम हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर एक नंबर है 1, एक रो है 1 -2 and 7 और ये लिखा हुआ है -4 8 and 5 और 2 -4 and 3, तो आप अगर नोट करें तो इसमें से कौन सी दो रोज़ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है? क्या आप इसको बता सकते हैं? क्या यहाँ पर कोई रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है? आपको लग रहा है ऐसा? अगर है तो आप मुझे यहाँ पर मेंशन करें। और पहले मैं एक और लिख लूँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दिस इज़ 3 -1 4 -5। जब तक आप इसको सोचें, -2 5 2 5 8 1 1 and 4 -9 3 -12 and 15। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सी रोज़ प्रोपोर्शनल आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पर क्या आपको कोई रो प्रोपोर्शनल दिख रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहें कि ये जो है और ये देखें, अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -9 होगा, ये नंबर 3 बन जाएगा, ये नंबर -12 हो जाएगा और ये नंबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 और R4 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई हैं। R1 and R4 आर प्रोपोर्शनल हो गई हैं। अच्छा जी, इधर R1 और R2 प्रोपोर्शनल है, R1 एंड R2 जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा यहाँ पर बताएं कोई है? यहाँ पर एज सच मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास कोई प्रोपोर्शनल नहीं है। आई थिंक कोई प्रोपोर्शनल 1 2 and 7 4 2 and 5 and 2 नहीं, यहाँ कोई प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक बात और आपने ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कोई सी दो रॉस प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें और कोई प्रोपोर्शनल, आई थिंक इसके अंदर मुझे ऐसा मुझे नहीं, हाँ हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो जो किसी दो रॉस से मल्टीप्लाई करें और सेम हो जाए, वो आप ख़ुद सर्च करें, ये भी प्रोपोर्शनल है। तो आप वो कौन सा ऐसा नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करें और वो दोनों आपस में सेम हो जाएं, तो ये भी इस तरीक़े से भी हम इसको प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है यहाँ पर? मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और नहीं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ज़रा आप इसको चेक कीजिएगा खुद। आप पर आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ कि इसमें से क्या दो रॉस किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोपोर्शनल बन सकती हैं, तो आप चेक कीजिए। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, और वो थ्योरम आपको ये बताता है जो मैं आप अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। वो थ्योरम कहता है कि इफ़ A is a square matrix with, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट टू प्रोपोर्शनल रॉज, और इन शॉर्ट जहाँ मैं रॉज की बात कर रहा हूँ वहाँ कॉलम्स को आप बाय डिफ़ॉल्ट सपोज कर लिए करें, देन आपने याद रखना है कि हमेशा उसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये टास्क आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक कीजिएगा, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक कीजिएगा, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक कीजिएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि इनमें से कोई सी दो रो प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, तो ये टास्क आपके लिए, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर जो इंतहाई डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है आपको समझ आ गया होगा। इनकेस अगर फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, तो आप उस पर ज़रूर डिस्कस करें। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी ये जो टीचिंग है इस मेथडोलॉजी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।